दोस्तों स्पेशल बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई राजनीति विज्ञान की एक क्लास आपकी परसेंटेज को चमकाने का काम करेगी। भाई साहब आज की इस क्लास में यूनिट 3 को हम डिस्कस करेंगे। बाकी पिछली क्लासेस में यूनिट 1 यूनिट 2 को हमने डिस्कस कर दिया है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बाकी बताना चाहेंगे कि भाई सिलेबस अपना मैच जरूर कर लें, ठीक है, सिलेबस मैच जरूर कर लें। सिलेबस ये रहा पूरी यूनिट का, है ना, 8 जो यूनिट है, हर एक क्लास में मेरी एक यूनिट मेरी कंप्लीट होती है। बहुत ज़्यादा लंबी मैं क्लासेस नहीं बनाता हूँ, मात्र 10-10 15-15 मिनट की मेरी सारी क्लासेस रहती हैं, ठीक है। एक बार आप चाहें तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की हम शेयर कर देंगे। चलेंगे, हो गया इंट्रो, आप समझो, बस क्लास को पढ़ो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ हम जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, इसको हमें पढ़ना है। पंचायती राज और नगर निकाय, इनसे रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़नी है जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन में है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नज़र डालते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाले हैं। एक एक बात आपके माइंड में फिट करके मानेंगे, बस एक बार फोकस बना लो। देखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है ना, तो भाई सत्ता को केंद्र से हटाकर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोगों को सौंपना जो है वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जनता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई पूछ ले लोकतांत्रिक क्या है, लोकतांत्रिक का सीधा अर्थ होता है कि जनता के हाथ में, है ना, सब कुछ किसके हाथ में, तो आप कहेंगे जनता के हाथ में, है ना, जनता द्वारा जनता के लिए जो चुना जाता है और जनता के बीच से ही कोई चुना जाता है, तो वो तो होता है लोकतंत्र, ठीक है। अब विकेंद्रीकरण क्या है, तो भाई जो भी सत्ता है उस सत्ता को केंद्र से हम हटा करके स्थानीय स्तर पर लोगों को हम अगर सौंपते हैं तो ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। और जनता को क्या किया जाता है, तो निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है कि एक एक बात क्लियर हो गई होगी साहब। अच्छा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। परेशान ना हो ना, भाग मत जाना, समझते हो, चलो एक एक बात फिट होगी दिमाग में। देखो, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह संविधान पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे, तो आप कहेंगे सर पंचायती राज व्यवस्था से। अच्छा, 1992 में यह पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 में यह लागू हुआ था। कब पारित हुआ था, तो आप कहेंगे 1992 में, और लागू 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये जो चीजें हैं वो आपको 73वां संविधान संशोधन से रिलेट करती हैं। अच्छा, 74वां समझ लेते हैं, लगे हाथ हम। प्रश्न नंबर 3 में है 74वां संविधान संशोधन क्या है। देखो भाई, यह संशोधन नगर पालिका, है ना, ये 73वां किससे है, तो आप कहेंगे सर ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 74वां तो आप कहेंगे सर नगर पंचायत से, है ना, नगर पालिका से। ये 1 जून 1993 से लागू हुआ है। नगर निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा इससे प्राप्त हुआ, तो ये चीज जो है 74वें संविधान संशोधन में है। मुझे लगता है कि दोनों आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। पंचायती राज की संरचना कितने स्तरों में होती है। भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई 3 स्तरों में होती है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन, तो देखिएगा, एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत, और दूसरा होता है पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक स्तर पे, है ना, और ये तीसरा होता है आपका जिला परिषद। तो ये आपका गांव, आपका ब्लॉक और आपका जिला, तो ये 3 स्तर पर पंचायती राज की जो संरचना है वो विभक्त होती है ना। अच्छा, बात करेंगे 5 नंबर के प्रश्न की, जरा समझेंगे एक बार कि भाई नगर निकायों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भाई 3 प्रकार के जो नगर निकाय होते हैं। नगर निकाय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, जरा समझते हैं। देखो, एक तो होता है नगर निगम, है ना, नगर निगम, दूसरा होता है नगर पालिका, और तीसरा होता है नगर पंचायत, ठीक है भाई। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। अगर तीनों में से किसी के बारे में आपको आता है, किसी एक के बारे में, तो आप चाहें तो कमेंट में लिख दें ताकि और बच्चों का भला हो जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर दो यार क्लास को, है ना, आपके लिए बहुत मेहनत। वीडियो पसंद आ रही हो ना तो यार एक बार लाइक कर दो यार क्लास को, बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 की क्लासेस दी हैं, और हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देख रहा हो, तब तक भाई सारी क्लासेस आ चुकी होंगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट डायरेक्ट चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और एक और बात बताएं, मुझे लगता है भाई एक एक सेकंड लोगों का कीमती है ना, तो जो आप मुझे टाइम दे रहे हो ना, और जिस विश्वास से मेरी क्लास देख रहे हो, भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके छोटे छोटे विश्वास पे भी मैं खरा उतरूंगा, है ना। आप अपने भाई को ये शिकायत नहीं मिलेगी आपको अपने भाई से, ठीक है। बात करेंगे पहले प्रश्न की जो लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। लॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, छपे क्वेश्चन मिलेंगे सीधे, देख लेना, आपको लगेगा मैंने ही पेपर बनाया है। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, लाभ क्या है, चुनौतियां क्या है, समझाइए। देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन से ये हो जाता है कि थोड़ा सा आइडिया माइंड में लग जाता है। आप समझ गए होंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण वही होता है जिसमें जनता के हाथ में जो है चीज़ों को सौंपा जाता है। अब यहाँ समझते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण निर्णय लेने की जो शक्ति को हम स्थानीय निकायों को देते हैं, तो ये चीज़ जो होती है वो क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अच्छा, लाभ की तरफ अगर हम चलें तो लाभ इससे क्या होता है, लाभ होता है भाई जन भागीदारी में वृद्धि होती है ना, स्थानीय समस्याओं का बेहतर यहाँ से समाधान होता है और लोकतंत्र की मजबूती होती है ना। लोकतंत्र क्या होता है, मजबूती होती है। और चौथी चीज होती है इसमें पारदर्शिता, सबसे बड़ी चीज है वो है पारदर्शिता, यानी कि इसमें सब कुछ आंखों के सामने होता है ना, सब चीजें जो है आंखों के सामने होती हैं। अच्छा, चुनौतियां, इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, इसमें चैलेंजेस में पहली चीज तो वही है भाई जिसका हम सब डरते हैं, जिसको क्या है, वो भ्रष्टाचार की इसमें संभावना हो सकती है, संसाधनों की कमी हो सकती है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कैसे होते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई पार्टी बंदी होती है ये सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। और भाई जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग वाइज, उसको आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो भाई टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, वहाँ जुड़ जाना, बाकी नोट्स जो है हम वहीं पे शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की लॉन्ग में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के मुख्य प्रावधान समझाइए, ठीक है। और यूनिट 3 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा आपको, ठीक है। कुछ और भी सारे सब्जेक्ट है ना, आप वो पढ़िए फिर इसके बाद, है ना। और बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको अपने इसी परिवार एमबीएस 7 पर मिलेगी, है ना। चलेंगे यहाँ पे। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के मुख्य प्रावधान आप हमें समझा सकते हैं। तो भाई ये क्या है, तो ये है ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को सशक्त बनाना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। अच्छा, प्रमुख प्रावधान क्या है, जरा हमने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो है 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था। अब 3 स्तरीय कौन कौन, एक मैंने आपको बताया था ग्राम स्तर पे, दूसरा ब्लॉक स्तर पे, तीसरा कौन सा होता है, जिला स्तर पे, है ना। दूसरा SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण, है ना। और कितना होता है, तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। चलेंगे जो हम और प्रावधान में जो हम समझ रहे हैं, तीसरा जो प्रावधान है इसमें कि जो कार्यकाल होता है कितने का होता है भाई, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। बहुत सी जगह यूपी में जो है वो चुनाव आने वाले हैं प्रधानी के, आप सबको पता होगा, है ना। बताओ आप लोगों में से खड़ा तो नहीं हो रहा है कोई चुनाव में, बताओ जल्दी से, जो कोई प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहा हो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो यार भाई। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की, माफ करना 4 नंबर पॉइंट की। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो इसमें प्रावधान का है, और इसका एक और प्रावधान है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, है ना। और ग्राम सभा का इससे गठन भी होता है। तो ये चीज़ें हैं 73वें संविधान संशोधन की। अच्छा, अब 74वां संविधान जो संशोधन अधिनियम है उसका हम उद्देश्य समझते हैं। तो इसमें होता है शहरी शासन को लोकतांत्रिक और संरचित बनाना, है ना, शहरी शासन को। इसमें मैंने अभी बताया था नगर पालिका, नगर निगम, है ना, नगर पंचायत, तो वही चीज़ है। नगर पालिका के, नगर निकाय के जो प्रकार होते हैं, नगर निगम बड़े शहरों के लिए, अच्छा नगर पालिका मध्यम शहरों के लिए, है ना। और नगर पंचायत जो होती है गांव से शहर में बदलते क्षेत्र, जो शहर गांव, जो पहले गांव थे वो थोड़े से टाउन में या शहर में चेंजेस हो रहे हैं, उनको नगर पंचायत बोलते हैं। और नगर पालिका तो आप कहेंगे सर मध्यम जो सर्ग हैं, मध्यम जो शहर हैं उनके लिए। और नगर निगम होती है जो बड़े शहर होते हैं, है ना, जैसे बड़े शहर हैं यानी कि महानगर हैं, जैसे ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रावधान हम समझ लेते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनमें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आरक्षण का प्रावधान है इसमें भी, और शहरी नियोजन, जल पूर्ति, सफाई आदि कार्य होते हैं। अच्छा, एक और बात हम इंपॉर्टेंट बताएं, ग्राम पंचायत के अंदर जो है 29 विषय आते हैं। कितने आते हैं भाई, 29 विषय आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर अब आप हमें करेंगे, शहर में जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इनमें कितने आते हैं, आप एक बार कमेंट में हमें लिखेंगे जल्दी से। कितने विषयों पे लोग जो है वो काम करते हैं, इनका जो मेयर वगैरह बनते हैं इनमें कितने पे काम करते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दो। अगर किसी को पता हो, नहीं पता होगा तो अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे हम आपके साथ। शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सफाई आदि कार्य ये सब होते हैं। राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग का भी गठन जो है इसमें प्रावधान है। एक क्वेश्चन है भाई 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसको हमने मुख्य अंतर जो है वो हेडिंग वाइज हमने थोड़ा सा अच्छा लिखा है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिएगा भाई, लागू क्षेत्र में हमने एक चीज लिखी है, 73वां संशोधन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है जो गांव में कार्य करती है। 74वां संविधान संशोधन भारत के शहरी क्षेत्रों में लागू होता है। कहाँ होता है, शहरी क्षेत्रों में। और इसका संबंध नगर पालिका प्रणाली से है, अर्बन लोकल बॉडीज, इनसे क्या है, नगर पालिका प्रणाली से। 74वें संविधान संशोधन का
क्या है, कनेक्शन है। और किसका कनेक्शन, 73वां संविधान संशोधन क्या है, तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है, 73वें का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रमुख संस्थाएं, मेन जो संस्थाएं हैं उनको हम समझते हैं। 73वां वे संशोधन के अंतर्गत 3 प्रमुख जो संस्थाएं होती हैं, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और 74वें के अंतर्गत भी 3 स्तर की होती हैं, है ना। तो 74 के अंतर्गत कौन कौन सी होती है, तो ये नगर पंचायत, ये छोटे कस्बों के लिए, नगर पालिका ये होती है मध्यम आकार के शहरों के लिए, और नगर निगम है ना, बड़े शहरों के लिए, या फिर मैंने कहा था भी महानगर के लिए, है ना। एक बात और कमेंट में लिख दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप बताओ किसी ग्राम पंचायत से हैं या फिर आप नगर निगम से, नगर पालिका से, कहाँ से हैं, एक बार कमेंट में लिख दो और बता दो कि आप जो है किस यूनिवर्सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं। एक बार लिख दो यार, सबके लिए है ना, सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ग्राम सभा और नगर सभा की जो भूमिका है, 73वां संविधान संशोधन ग्राम सभा की अवधारणा को प्रमुख रूप से शामिल करता है। ग्राम सभा सभी वयस्क नागरिकों का निकाय है जो ग्राम पंचायत को जवाबदेह बनाता है ना। उम्मीद करता हूं कि आप समझते चल रहे होंगे और अपने नोट्स भी तैयार करते चल रहे होंगे। ठीक है, जो चीज़ मुझे आपको देनी है ना, लिख करके अपने तरीके से नोट्स में प्रोवाइड करनी है, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। 74वां संशोधन में नगर सभा जैसा कोई प्रावधान नहीं है ना। शहरी स्थानीय निकायों में आम जनता की सीधी भागीदारी कम होती है, तो ग्राम सभा होती है, नगर सभा नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, डेट ऑफ जो इम्प्लीमेंटेशन है, लागू तिथि, तो 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और 74वां 1 जून 1993 को, है ना। दोनों डेट आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1993 और 1 जून 1993। अच्छा, कार्यकाल की बात करें तो दोनों का कार्यकाल है ना, दोनों में ही कार्यकाल दोनों संस्थाओं में 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष का होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, राजनीति विज्ञान की यूनिट 1 की क्लास, यूनिट 2 की क्लास, यूनिट 3 है ना, ये यूनिट 3 की क्लास है। तो बाकी सारी क्लासेस उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको मिल जाएंगी जो बच गई हैं। बाकी यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने पढ़ा दी है। जनरल साइंस की भी पहली क्लासेस अपने पे डली हैं, अपने एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पे, और ये बहुत जल्द जो है हम जनरल साइंस की भी क्लास आपको लेकर के आएंगे, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है ना। मेजर माइनर सारे सब्जेक्ट हम आपके कंप्लीट करेंगे, चाहे कोर्स सर्कुलर में आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन हो, भोजन पोषण एवं स्वच्छता, सब कुछ कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। एक एक चीज़ जब आपको एग्जाम में भेजेंगे ना, हम सब कुछ आपको तैयार करके भेजेंगे। वहाँ पे आप किसी भी चमत्कार की आशा ना करें और बहुत अच्छे और ईमानदारी के साथ अपना एग्जाम दें। और भाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हम हमेशा से करते हैं, तो भाई सीख के जाओ ना चीज़ें। ऐसे बीए करने से क्या ही फायदा है, बताओ, है ना। एक बात और है इंपॉर्टेंट, भाई क्या था पहले कि अपने परिवार का नाम था बीएससी एमएस शिवम। क्या नाम था, बीएससी एमएस शिवम। तो लोगों को लगता था कि सर केवल बीएससी को पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि अपने परिवार का नाम चेंज कर दिया, एमएस शिवम अपने परिवार का नाम रख लिया है। बाकी कुछ नहीं बदला है, सारी चीज़ें वही हैं। और उम्मीद करूंगा कि भाई एक एक चीज़ को ना आपके माइंड में फिट करता चलूंगा और आपको सच में बुद्धिमान में बना करके छोड़ूंगा। आप कितना भी कोशिश कर लें कि आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा के मानूंगा। चलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक कर दो, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो हम यूनिट आपको देंगे, है ना, तो आप तक वीडियो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन के जरिए। तो पहुंचेगा कैसे, जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बेईमानी है, लाइक कर दो और दोस्तों को भेज दो ये क्लास जो परेशान हो रहे हैं, है ना, शेयर कर दो सबको। और बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में कि किस सब्जेक्ट की क्लास देखना आप पसंद करेंगे। बाकी क्लास लगी कैसी है, इस चीज़ को भी आप कमेंट में करेंगे, एक बार हमें बताएंगे क्लास कैसी लगी। हर हर महादेव, वंदे मातरम।